नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 8वां दिन। जंग के बीच अमेरिका का बड़ा ऐलान। स्कॉट बेसेंट ने कहा, आज रात ईरान पर सबसे बड़ा हमला होगा, तो वहीं पड़ोसी मुल्कों पर हमला नहीं करेगा अब ईरान। ईरान इजराइल जंग का भारत के तेल पर नहीं होगा असर। सरकार ने कहा, हमारे पास पर्याप्त स्टॉक पर राहुल गांधी कर रहे जनता को गुमराह, तो वहीं रूसी तेल पर अमेरिकी आदेश को लेकर कांग्रेस हमलावर। नीतीश के बेटे निशांत कल ज्वाइन करेंगे जेडीयू। आज पटना में 20 युवा विधायकों के साथ निशांत ने की बैठक। बिहार यात्रा पर भी निकलेंगे निशांत। एसआईआर के खिलाफ सीएम ममता बनर्जी का कोलकाता में धरना। बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप, तो कल्याण बनर्जी ने तोड़ी बयानबाजी की सारी मर्यादा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की धर्मयुद्ध यात्रा आज से शुरू। 11 मार्च को लखनऊ में बड़े धरने प्रदर्शन की तैयारी। गौ रक्षा और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध की। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 8वां दिन है। इस बीच अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि आज रात ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस हमले का मकसद ईरान के मिसाइल लॉन्चर और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को भारी नुकसान पहुंचाना है। उनके अनुसार इस कार्रवाई से ईरान की मिसाइल क्षमता को काफी हद तक कमजोर किया जाएगा। वहीं इजराइल ने तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हवाई हमला किया। वहीं जानकारी सामने आ रही है कि इस जंग में रूस ईरान की खुफिया मदद कर रहा है। वो ईरान को मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों और सैन्य विमानों की लोकेशन से जुड़ी जानकारी दे रहा है। साथ ही इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति ने पुतिन से फोन कॉल पर बात की है। साथ ही ईरान के राष्ट्रपति ने राष्ट्र के नाम एक टेलीविजन संदेश में घोषणा की कि ईरान पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा। उन्होंने न केवल पड़ोसी देशों से माफी मांगी है, बल्कि यह भी स्पष्ट किया है कि ईरान का किसी अन्य देश पर आक्रमण करने का कोई इरादा नहीं है। सर, क्या आज की रात भारी है? इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर सबसे बड़ा अटैक करने जा रहा है। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये स्कॉट बेसेंट को हुआ क्या है। अगर आपको कहीं पे हमला करना है, आप ढिंडोरा पीट के हमला करोगे? तो खैर, ये वॉर स्ट्रेटजी का अलग हिस्सा है। आज रात में क्या होगा वो तो कल सवेरे मालूम चलेगा। लेकिन ईरान भी डबल गेम खेल रहा है। आज तमाम, चाहे वो सऊदी अरब हो, बहरीन हो, ओमान हो, यूएई हो, उससे माफी मांग रहे थे कि हमारा मकसद जो है वहां पे नहीं है, और उसके ठीक 2 घंटे के बाद फिर से हमला कर दिया। जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी खबर आई है कि दुबई के एयरपोर्ट के पास फिर से इन्होंने हमला कर दिया, एक ड्रोन मारा। अब कहने का मतलब यह है कि ये वॉर गेमिंग जो है वो चल रही है। आपने गलती कर दी कि आपने तमाम मुस्लिम ममालिकों के ऊपर हमला कर दिया। आप कुछ और कह रहे हो, और आपके जो डिफेंस डिपार्टमेंट के प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा कहने का मतलब ये है कि हम उन देशों के ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर अमेरिका के द्वारा उनकी ज़मीन का इस्तेमाल वहाँ से मिसाइल या वहाँ से कुछ लॉन्च करने के लिए होगा तो फिर हम हमला जारी रखेंगे। तो ये किस तरह की माफ़ी है और किस तरीके का बयान है, ये पूरा कन्फ्यूज़न है। ईरान बुरी तरीके से अपने ही जाल में फंस चुका है, क्योंकि इन्होंने युद्ध का जो दायरा इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि कभी भी इनके साथ कुछ बड़ी घटना हो सकती है। जी, तो जंग जारी है और इस जंग का असर पूरी दुनिया पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि भारत सरकार ने यह साफ किया है कि इस युद्ध के कारण भारत में ना तो तेल पर कोई प्रभाव पड़ेगा, ना ही किसी अन्य चीज की कमी होने दी जाएगी। दुनिया में तेल बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत स्थिति में है। सरकार का कहना है कि पिछले 12 सालों में बनाई गई नीतियों की वजह से भारत के पास पर्याप्त तेल भंडार और कई सप्लाई रास्ते हैं। भारत के पास
250 मिलियन बैरल से ज्यादा कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद का स्टॉक है, जो लगभग 4000 करोड़ लीटर के बराबर है। पर राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत की तेल आपूर्ति खतरे में है। साथ ही कांग्रेस रूसी तेल पर अमेरिकी आदेश को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। सर, पूरे दुनिया में जंग को लेकर तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन राहुल गांधी क्यों पॉलिटिक्स कर रहे हैं? देश में शांति है तो। देखिए, जब से ये आप पिछले 7-8 दिन में देख लीजिए, हर दिन इस युद्ध को लेकर के प्रधानमंत्री के ऊपर पर्सनल अटैक किया जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम है। आपको प्रधानमंत्री मोदी का क्रिटिसाइज करना है, आप करें, लेकिन आप मिस इन्फॉर्मेशन तो ना दें। लोगों के अंदर ये बेचैनी पैदा मत करें कि पेट्रोल खत्म होने वाला है, खतरा हो गया है। इससे क्या करेंगे कांग्रेसी? फिर क्या पेट्रोल को जमाखोरी करना शुरू करेंगे, पेट्रोल डीजल का? आपके बयान का क्या इंपैक्ट हो सकता है, आपको जरा सा भी इसका इल्म नहीं है। हिंदुस्तान के पास अगले 90 दिन का डीजल पेट्रोल सुरक्षित है। अगले 90 दिन का, खबरें आ रही थी 26 दिन नहीं, 90 दिन का स्टॉक हमारे पास है। दूसरी चीज, आज ईरान ने कहा कि जो सुविधा हम चीन को दे रहे थे कि चाइनीज ऑयल वेसल्स जो हैं, जो जहाज जिससे आता है, उसके ऊपर हमला नहीं करेंगे। ईरान ने आज कहा कि हम इंडियन शिप के ऊपर भी हमला नहीं करेंगे। तो इंडिया अपने ऑयल को कतर से, यूएई से, सऊदी अरब से बड़ी आसानी से लेकर के आ सकता है। अब उस पर हमला नहीं होगा। तो भारत की सरकार की इस चीज के लिए तारीफ की जानी चाहिए। आप लगे पड़े हुए लोगों को भड़काने में, कभी कम होने वाला है, वो बहुत खतरा आने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो आप देखिए कि पूरी दुनिया में ऑयल की किल्लत है, हर जगह दाम बढ़ रहे हैं। बताइए, 20% बढ़ गया पाकिस्तान के अंदर में, और हमारे लिए सारे रास्ते अभी भी खुले हुए हैं पहले की तरह। रूस से भी ऑयल आएगा और वेस्ट एशिया से भी ऑयल आएगा, वो भी बिना किसी रुकावट के। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बिहार की राजनीति की। करीब 2 दशकों से बिहार के मुख्यमंत्री और राज्य की राजनीति के दूरी रहे नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद अब बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार अब सक्रिय राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार निशांत कुमार 8 मार्च यानी कि कल औपचारिक रूप से जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। हालांकि निशांत आज भी बड़े एक्टिव नजर आए। आज सुबह वो संजय झा के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के कई प्रमुख नेताओं और युवा विधायकों के साथ लंबी बैठक की। इस बैठक की खास बात यह रही कि इसमें पार्टी के लगभग 24 विधायक शामिल हुए, जिनमें 12 से ज्यादा युवा चेहरे थे। इस चर्चा का मुख्य केंद्र पार्टी में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना और विकसित बिहार के रोडमैप को जमीन पर उतारना है। निशांत ने विधायकों से फीडबैक भी लिया कि कैसे सरकारी योजनाओं को और प्रभावी बनाया जा सकता है। साथ ही खबर यह भी है कि 8 मार्च को सदस्यता ग्रहण करने के तुरंत बाद निशांत कुमार शांत नहीं बैठेंगे, वो जल्द ही पूरे बिहार की यात्रा पर निकल पड़ेंगे। सर, निशांत तो बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं, कल ज्वाइन भी करने जा रहे हैं जेडीयू। देखिए, मुझे तो लगता है कि ये नीतीश कुमार के पूरे पॉलिटिकल करियर के ऊपर एक धब्बा की तरह है। ये आप जीवन भर परिवारवाद के खिलाफ लड़ते रहे, अंततोगत्वा जाते जाते आपने वही काम कर दिया जो लालू यादव पहले से कर रहे थे। अब निशांत कुमार की क्या पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, क्या है, हम तो कोई जानता नहीं है। कभी उन्होंने पब्लिक में आकर के किसी भी मुद्दे के ऊपर, देश विदेश इतने साल हो गए, लेकिन कभी भी उनका कोई ओपिनियन सामने नहीं आया कि वो किस मुद्दे पे किसके साथ है। ये खतरनाक है, ये खतरनाक है। हां, जेडीयू पार्टी टूटने से, बिखरने से बच जाएगी। जेडीयू एज ए पार्टी वो संगठित रहेगी। जेडीयू के लिए यह सर्वाइवल का मसला था, इसलिए आप उन्हें ले आए। यहां तक तो दलील ठीक है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप कल ज्वाइन करवा रहे हो और उसके बाद बताया यह जा रहा है कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, मतलब इतना फास्ट पॉलिटिकल, इसको कहते हैं ग्रोथ, कि कल आप पार्टी में ज्वाइन किया उसके बाद सीधे डिप्टी सीएम बन गए।
ये मुझे लगता है कि तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स किसी भी पार्टी के, चाहे वो कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, अगर इस तरह का राजनीतिक कल्चर आप आगे बढ़ाएंगे तो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में काम करने वाले जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत बुरी खबर है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अब तो हर जगह यही चलता है। बाप नेता तो बेटा भी नेता, बाप मुख्यमंत्री तो बेटा उप मुख्यमंत्री, फिर बाद में मुख्यमंत्री। ये हिंदुस्तान के लिए एक धब्बा है, इसकी राजनीति के लिए एक कलंक है। जी, अब बात बंगाल की। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की वजह से करीब 54 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं। लगभग 60 लाख नाम अभी भी विचाराधीन है। इस बीच ममता बनर्जी एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान वोटर के नाम काटे जाने के विरोध में कोलकाता की मेट्रो पर धरना दे रही हैं। कई नेताओं के साथ कोलकाता के स्प्लैनेट मेट्रो चैनल इलाके में ममता बनर्जी धरने पर बैठी रही। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने कई ऐसे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए, उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, जबकि वो अभी जिंदा है। उन्होंने कहा कि वो इस साजिश को बेनकाब करेंगी। साथ ही कल्याण बनर्जी ने विरोध में घटिया टिप्पणी कर डाली है। कल्याण बनर्जी ने कहा है कि अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार संवैधानिक पद पर नहीं होते तो वो उनकी उंगली काट देते। सर, कल्याण बनर्जी तो उटपटांग बातें करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह का विरोध प्रदर्शन पिछले 2 दिनों से कर रही है, उनको क्या कुछ फायदा होगा? देखिए, सबसे बुरी बात तो यह है कि ममता बनर्जी राजनीति करते करते इस स्तर पे चली आएंगी कि आज राष्ट्रपति को यह कहना पड़ा कि आज वो कलकत्ता में थी, उनका एक कार्यक्रम था, जो स्पेस इनको दिया गया इतना छोटा, इतना कम, और उससे नाराज हो गई राष्ट्रपति जी। वो कभी भी इस तरह की विवादित बातें नहीं बोलती, लेकिन ऐसी क्या बात है बंगाल के अंदर जो कोई जाता है खिन्न हो जाता है। ममता बनर्जी धरना प्रदर्शन कर रही है, कोई सवाल पूछेगा उनसे कि ये सारी चीजें जो हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे जुडिशियल ऑफिसर्स को लगाया है जो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। आपको सुप्रीम कोर्ट पे यकीन नहीं है, फिर क्यों आई थी आप सुप्रीम कोर्ट? फिर यही धरना प्रदर्शन, मारपीट और अपने गुंडों को आप आगे कर देते हो। जो बात आप खुद नहीं बोल सकती वो कल्याण बनर्जी बोल रहा है कि आप उंगली कटवा देंगी, काट देंगी। तो ये तो पूछना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी कि आपके कोर्ट में वैसा व्यक्ति आकर के केस को लड़ता है जो बाहर पब्लिक में जाकर के कहता है कि इलेक्शन कमीशन की उंगली काट देंगे। दिस मैन शुड बी बार्ड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, फ्रॉम हाई कोर्ट्स। ये कानून को मदद करने वाले अधिकारी है ना, ये सांसद भी है। ये एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के बारे में ओपनली ऐसी बातें कर रहा है, और हिंदुस्तान में कोई कानून ही नहीं है कि इसको पकड़ के जो है इसको सजा दी जाए। तो खैर, यही है हिंदुस्तान का लुंज पुंज व्यवस्था। अगर आपके पास कुछ वोट बैंक है, आप नेता हैं, आप कुछ भी कर गुजरेंगे, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को आप अपने सामने खड़े कैसे होने देते हो। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आज सुबह 8:30 बजे से अपनी गो प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध यात्रा की शुरुआत कर दी है। ये यात्रा आज वाराणसी से शुरू हुई, जो कि कई जिलों से होकर गुजरेगी और 11 मार्च को लखनऊ में बड़े धरना प्रदर्शन के साथ समाप्त होगी। धर्मयुद्ध यात्रा का मुख्य उद्देश्य गौ रक्षा और गाय को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग है। साथ ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ये विशेष मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार पहले अपने प्रदेश में गाय माता को राज्य माता घोषित करे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर प्रशासन इस यात्रा को रोकने की कोशिश करेगा तो वो रुक जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस यात्रा को रोका क्यों जाएगा। उनका मानना है कि ये यात्रा समाज को जागरूक करने और गौ रक्षा के लिए लोगों को एकजुट करने का प्रयास है। वाकई में यात्रा गौ रक्षा के लिए है या फिर से एक नई राजनीति देखने को? देखिए, ये पॉलिटिकल बाबा है। कई सारे लोग उसको शंकराचार्य कहते हैं, उसके लायक ही नहीं है। ये संतों का काम होता है। आपको विरोध करना है, गौ रक्षा करनी है, बहुत अच्छी बात है। तो आप ये बता दो कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गौवंश रक्षा में जो जो कदम उठाए, हिंदुस्तान के किसी दूसरे राज्य में इस तरह के कदम उठाए गए हो, तो आप एक कंपैरेटिव बात बता दें।
योगी आदित्यनाथ की सरकार में अगर गौ माता की रक्षा नहीं हो रही है तो उसके लिए आप तर्क देंगे? आपको राजनीति करनी है। केस लगा हुआ है पॉस्को का, उसको जो है भ्रमित करने के लिए, उससे ध्यान बटाने के लिए आप इस तरह के काम करेंगे? अच्छा चलिए, आप तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे बनकर के सड़क पे घूम रहे हैं। आप ये बता दीजिए कि ये गौ रक्षा, गौ हत्या पे प्रतिबंध, इसके लिए आप कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव से बयान दिलवा दीजिए ना, तब तो बात समझ में आएगी। और अगर बहुत ही आपको शंकराचार्य बनने का शौक है और गौ माता की रक्षा आप चाहते हैं, तो हिंदुस्तान में एक राज्य है जहां खुलेआम गौ माता की हत्या की जाती है, वो है पश्चिम बंगाल। वहां जाकर के जरा जागरूक करने की कोशिश कीजिए, पसीने छूट जाएंगे आपके। तो ये नेतागिरी करना, ये गेरुआ वस्त्र पहनकर इस तरीके से, अगर आपको नेतागिरी करना सीधे चुनाव में आइए, लड़िए। ये मुझे लग रहा है कि ये विपक्षी पार्टियों के हाथ की कठपुतली बनकर ये इस तरह के काम में लिप्त है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।